गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट किया था। इस चैप्टर के वीडियोज़ में हमने चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट जो हैं उनके बारे में स्टडी किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आए और उसमें अगर आपको कोई डाउट हो और आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। आज हम नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे। वेक्टर के बारे में वैसे तो 11th क्लास में फ़िज़िक्स में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है, फिर भी एक बार अपने तरीके से मैं आपको वापस बताता हूँ कि वेक्टर क्या होता है। क्योंकि अपना चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, जब तक अपने को ये नहीं पता चले अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं, वेक्टर होता क्या है, तब तक अपना चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर अपन बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, फोर्स, और भी ले सकते हैं आप। बहुत फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे मनी ले लीजिए, मनी, वॉल्यूम, एरिया या फिर वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब हमें पता कैसे चले कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी है, वेक्टर कौन सी है? इसके लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखूँगा और उन दो एग्जांपल से आप किसी भी तरीके की क्वांटिटी हो, आप आराम से उसको बता देंगे कि वो किस तरीके की क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि सर मेरी हाइट 5 फीट एंड 8 इंच है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लूँ और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को खिसकाइए, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अब इन दोनों एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। मैंने पहले आपसे पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपने सीधा जवाब दिया 5 फीट 8 इंच। आपने ये नहीं पूछा कि कौन सी डायरेक्शन में। दूसरा, मैंने जब आपसे कहा कि इस बॉक्स को खिसकाइए, तो सीधा आपके दिमाग में सर कौन सी डायरेक्शन में। तो देखिए, यहाँ जो पहला अपना एग्जाम्पल था कि हाइट कितनी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसमें अपने पास सिर्फ वैल्यू थी। द स्केलर क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी रोल हो, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। किस तरीके से, देखिए जो एग्जांपल अपन ने लिया है, जैसे आपकी हाइट कितनी, हाइट सीधा हाइट में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हाइट में ये नहीं देखा जाता कि कौन सी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में देखो हाइट तो हाइट होती है, हाइट तो वही 5 फीट 8 इंच रहेगी। लेकिन अगर बॉक्स को खिसकाने की बात है, अगर आप बॉक्स को इस तरफ खिसकाएंगे तो ये इधर मूव करेगा, अगर आप बॉक्स को इस तरफ खिसकाएंगे तो ये इधर मूव करेगा, अगर आप बॉक्स को ऊपर से दबाएंगे तो नीचे की तरफ कंप्रेस होगा। तो ये जो है बॉक्स को खिसकाना, खिसकाना मतलब बॉक्स पे फोर्स लगाना। बॉक्स पे आपने फोर्स लगाया तो फोर्स में डायरेक्शन का रोल होगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में इसको खिसका रहे हैं। लेकिन हाइट अगर पूछी जाए तो इसमें किसी भी तरीके के डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो इस तरीके से जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एंड द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब जो मैंने क्वांटिटीज लिखी थी,
इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा और आप आराम से देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे लेंथ की बात चली तो हाइट भी एक तरीके की लेंथ होती है। तो लेंथ में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अपने को लेंथ जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो अपन लंबाई नाप रहे हैं जो भी, जैसे मान लो अपन स्कूल से लेके घर तक की डिस्टेंस अगर नापें अपन, तो इसमें जैसे 5 किलोमीटर तो वो 5 किलोमीटर रहेगी। तो लेंथ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। टाइम है, टाइम पूछा जाए तो टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री, तो इसमें कहीं भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। मास जो है, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, जैसे वेट होता है 50 kg 5 kg जो भी है, मास भी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब बात आती फोर्स की, तो देखिए अपना दूसरा एग्जाम्पल जो है वो फोर्स का ही था। तो फोर्स में डायरेक्शन का रोल था कि फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। मनी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। मनी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो मनी जो है वो होगा स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी। एरिया है, जैसे मान लो कोई प्लॉट है, उसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर फीट में, तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। जितना एरिया, जैसे मान लो जितना भी स्क्वायर फीट में एरिया आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी, उसको अगर उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और इसके मैग्नीट्यूड के साथ में अगर उसमें डायरेक्शन का भी रोल है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। ये तो बात होगी फिजिकल क्वांटिटीज़ में। अब बात आती है मैथ्स में अपने वेक्टर का किस तरीके से रोल रहेगा। मैथ्स में हम वेक्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। अब ये जो लाइन है, ये लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसकी हमें कोई भी डायरेक्शन पता नहीं है। लेकिन अगर मान लो इस लाइन में मैंने यहाँ पे एक एरो से इसकी डायरेक्शन शो कर दी, तो हमें पता है ये लाइन इस तरफ जाएगी। ऐसी जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें पता है, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। ये लाइन इस तरीके से भी हो सकती है। अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन मैंने इस साइड कर दी तो ये लाइन इस तरफ जाएगी, इसको भी बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। अब इस डायरेक्टेड लाइन में मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई एक इसका पार्ट अलग निकाल लिया, ए बी, इसको बोलते हैं सेगमेंट। लाइन से कोई पार्ट अलग निकाल लिया, वो पार्ट को अपन सेगमेंट बोलते हैं वैसे भी। तो यहाँ से ये लाइन इस तरफ जा रही थी और इसमें से मैंने ये एक सेगमेंट अलग निकाल लिया ए बी, और इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। अब अगर इसमें से अपन सेगमेंट नहीं निकालते तो हमें नहीं पता था कि ये लाइन कहाँ तक जाएगी। इसका मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाते। लेकिन अब ये सेगमेंट है, हम इसको माप सकते हैं, इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है और इसकी डायरेक्शन भी हमें पता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट ये है और डायरेक्टेड मतलब इसकी डायरेक्शन अपने को पता है। अब मैं आपको बता रहा था कि मैथ में वेक्टर का क्या रोल है, तो मैथ में वेक्टर का देखो यही रोल है, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए वेक्टर। मैथ्स में सीधा सा अपने वेक्टर के बारे में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही क्या है? वेक्टर है। क्योंकि अपन ने देखो थोड़ी देर पहले वेक्टर की डेफिनेशन देखी थी कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो कौन सी बताई थी? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और इसमें डायरेक्शन भी हो। तो ये भी इसी तरीके से देखो, ए बी सेगमेंट निकाल लिया, मतलब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सकता है और डायरेक्शन इसकी शो है। तो ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अब इसको शो लिखने का तरीका क्या रहेगा? ये जो ए है ये होता है इसका इनिशियल पॉइंट, और बी जो है, बी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट बोल देते हैं, या इसको अपन फाइनल पॉइंट भी बोल देते हैं।
तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ ये ए से बी की तरफ कोई डायरेक्टेड लाइन है, इसको लिखने का तरीका होगा ए बी वेक्टर। इसको बोलते हैं ए बी वेक्टर। ये डायरेक्शन ए से बी की तरफ इसलिए शो की है क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका टर्मिनल पॉइंट बी है। अगर इसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ होती तो इसको बोला जाता बी ए। तो इसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ इस तरीके से शो की जाती है। इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें ये ए बी था, अगर मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से है और इस तरीके से कोई लाइन है और ए और बी है, इसको आप अगर पर्टिकुलर नाम देना चाहें, जैसे मान लो इसको अपन ने पी वेक्टर नाम दे दिया तो इसको पी वेक्टर भी लिखा जा सकता है। और अगर इसको ये जो इसके जो वैल्यू है ए और बी पॉइंट दो रखें, इस पॉइंट से भी आप इसको शो कर सकते हैं या कोई अलग वैल्यू पी वेक्टर से भी शो किया जा सकता है। ये जो लाइन है इसको वेक्टर से शो, इसको बोलने का तरीका होगा पी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए इनिशियल पॉइंट एंड बी टर्मिनल पॉइंट। इस तरीके से मैथ में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे पहले अपने पास है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब बात आती है डायरेक्शन की। अब जैसे जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर मान लो यहाँ कोई वेक्टर है, ए कोई पॉइंट है, तो ए ही इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ए ही इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा ए वेक्टर, ए वेक्टर, या इसको कई बुक्स में जीरो वेक्टर से भी शो किया जाता है। अब मैग्नीट्यूड तो इसका जीरो हो गया। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो ऑप्शन देते हैं कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी या कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो डायरेक्शन की अगर बात चले तो वहाँ बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, ऐसे नहीं लिखेंगे कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, जीरो वेक्टर है मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये जीरो वेक्टर कोई पॉइंट है, ये किधर भी जा सकता है, तो आप डायरेक्शन में इसका आएगा एनी डायरेक्शन। नेक्स्ट अपने पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। अब कई बार पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर क्या होती है, तो बता देते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो एकदम गलत है। 1 नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। ये यूनिट जो है इसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। रोल किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल से समझें कि जैसे मान लीजिए अपने स्कूल से घर तक अपने जो रास्ता है ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो इसमें 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है इसकी। तो इसमें ये जो 1 किलोमीटर है, ये जो यहाँ का 1 किलोमीटर जो है ये होता है 1 यूनिट, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। टोटल में से जो 1 निकाला जाता है उसको बोलते हैं 1 यूनिट। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से शो किया जाता है। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है और इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर को हमेशा ए कैप से लिखेंगे और इसको निकालने का तरीका रहेगा वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, या ए का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर टोटल वेक्टर में अपन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो अपने को ए कैप यानी कि अपने को यूनिट वेक्टर मिलता है। इसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर बहुत सिंपल है। को इनिशियल वेक्टर जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P और ये एक वेक्टर है A वेक्टर एंड ये एक वेक्टर है B वेक्टर। तो ये जो A और B वेक्टर हैं दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है P, इसलिए A वेक्टर और B वेक्टर आपस में कैसे वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इनका इनिशियल जो पॉइंट है वो दोनों का सेम है। नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर देखिए अपन 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन पर मौजूद होना, लेकिन वेक्टर में डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। कोलिनियर में, वेक्टर में अगर कभी भी कोलिनियर की बात चलेगी तो इसका मतलब आप समझेंगे कोलिनियर का मतलब होगा दो पैरेलल वेक्टर। अगर मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ये आपस में पैरेलल हैं तो ये कोलिनियर है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन इस साइड में है और ये कोई बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो भी ये कोलिनियर वेक्टर होंगे।
तो कोलिनियर का मतलब ये नहीं कि उनकी डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अलग है, बस दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो कोलिनियर की कभी बात चलेगी तो आप ये नहीं देखेंगे कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर मौजूद होना। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होगा दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, द वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मोड ए इज इक्वल मोड बी, और दोनों की डायरेक्शन भी देखिए इस साइड में है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पोजीशन वेक्टर देखिए, पोजीशन वेक्टर का क्या रोल है कि स्पेस में 3D में अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो पोजीशन वेक्टर काम में लिया जाता है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है 3D में स्पेस में x, y एंड z, और ये ओरिजिन है 0 0 0। ये स्पेस में कोई पॉइंट P मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। इस P पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज किया जाता है। P पॉइंट की पोजीशन जो है वो OP वेक्टर से शो होगी। अब OP वेक्टर जो है वो क्या होगा, ध्यान से समझना इस बात को, ये आगे बहुत काम आएगी। OP वेक्टर देखिए, इस x, y एंड z, इसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। ये जो x है ये x एक्सिस पर P की ओरिजिन से डिस्टेंस को शो करता है। ये डिस्टेंस x डिस्टेंस है, और ओरिजिन पर x एक्सिस पर जो 1 यूनिट है उसको बोलते हैं आई कैप। आई कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आई कैप होती है, और x जो है वो P की ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसलिए ये हो गया x आई कैप प्लस y जे कैप। जे कैप जो होती है वो y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होती है, और P पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y है, इसलिए y जे कैप प्लस z के कैप। z के कैप, z के कैप, के कैप z एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिट वेक्टर है के कैप, और z जो है वो z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है। तो OP वेक्टर जो है वो हो गया x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। अब OP के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि OP का मैग्नीट्यूड मतलब OP की लेंथ, तो OP की लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ये दो पॉइंट हैं 0 0 0 और x y z, तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने पहले भी पढ़ा है। हाँ, अपने 10th क्लास में 2D में पढ़ा था, यहाँ 3D में है, तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं अपने को। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो x माइनस 0 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल z स्क्वायर। ये जो OP है OP का मैग्नीट्यूड आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, कि कोई भी वेक्टर अपने को दिया हो अगर, तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जाए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या हुआ, द अंडर रूट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, तो जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप, के कोफिशिएंट का स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक आई जे और के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर करके अपन उनको ऐड करते हैं, और उसका अंडर रूट जो है वही क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ये होता है पोजीशन वेक्टर, मतलब किसी भी पॉइंट की, स्पेस में मौजूद किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने का तरीका। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये कोई ए वेक्टर है, इसका अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैग्नीट्यूड निकालने का आपको तरीका बताया था। क्या तरीका था, मैग्नीट्यूड को लिखेंगे इस तरीके से, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल अंडर रूट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप।
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/√3 स्क्वायर 1/3 एंड 1/3 आल्सो। तो मोड ए इज इक्वल 3 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 + 1 3, 3/3 इज इक्वल 1, 1 का अंडर रूट भी क्या होता है 1 होता है। ये इस तरीके से अपन उनका मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए i5 माइनस जे प्लस 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। ये जो ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और यूनिट वेक्टर का मोड 1 होता है। तो वो जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होता हो। किस तरीके से, सबसे पहले आप ए कैप फाइंड करेंगे, ए कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अपने को फाइंड करना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पिछले, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें, ए कैप इज इक्वल वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप इज इक्वल वेक्टर ए 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4। देन वी फाइंड ए कैप इज इक्वल 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30। ये ए कैप हमने फाइंड किया। ए कैप किसकी डायरेक्शन में, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में ए कैप हमेशा हमें मिलता है। ए कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट और हमें वो वेक्टर फाइंड करनी है जिसका मैग्नीट्यूड होता हो 8 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 ए कैप इज इक्वल 8/√30 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 8 यूनिट। क्यों, क्योंकि ए कैप जो था, ये ए कैप है अपने पास यहाँ पे, ये इसका 1 होता है मैग्नीट्यूड, तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 यूनिट।